7 अक्टूबर को जब हमास के आतंकी हमले में इजराइल के 1000 से ज्यादा बेगुनाह नागरिक मारे गए तो इजराइल ने कसम खाई थी कि हमास का नामो निशान धरती से मिटा देंगे। वही कसम पूरी करने के लिए इजराइल ने हमास के गढ़ गाजा पट्टी को खंडहर बना दिया है, लेकिन जंग अभी जारी है। ऐसी ही कसम 9/11 के आतंकी हमले के बाद अमेरिका ने भी खाई थी कि अल-कायदा को धरती से खत्म कर देंगे, लेकिन हुआ क्या? क्या अल-कायदा खत्म हो गया? फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के उग्रवादियों को खत्म करने के लिए इजराइल ने 1970 और 80 के दशक में जितनी जंग लड़ी, उसका नतीजा क्या निकला? आतंकवाद को जिहाद का नाम देकर पैदा हुए संगठनों को मिटाना कितना मुश्किल है, इसी पर है हमारी ये टेलीसीरीज रक्त बीज द अनडाइंग मॉन्स्टर, जिसके पहले एपिसोड में आप देखिए पिशाच द पेरेनियल थ्रेट। हमास पर इजराइल के हमले का 24वां दिन 31 अक्टूबर 2023, जबालिया रेफ्यूजी कैंप, उत्तरी गाजा, फिलिस्तीन। जबालिया गाजा शहर से लगभग 4 किलोमीटर उत्तर में बसा फिलिस्तीनी शरणार्थियों का सबसे बड़ा बसेरा। इजराइल पर हमास के हमले के बाद जबालिया रेफ्यूजी कैंप इजरायली डिफेंस फोर्स के निशाने पर था। 9 अक्टूबर से 22 अक्टूबर के बीच इजरायली सेना 4 बार इस कैंप पर हमले कर चुकी थी, लेकिन उस दिन जबालिया कैंप पर हमला नहीं हुआ, बल्कि इजराइल का कहर टूटा। एक साथ आधा दर्जन से ज्यादा मिसाइलों ने जबालिया कैंप के 2500 वर्ग मीटर इलाके को खंडहर बना दिया। जबालिया कैंप एक ऐसे कब्रिस्तान में तब्दील हो चुका था जहां लाशों का अंबार था। हमले के बाद बदहवासी थमी तो मिसाइलों की चपेट में आए लोगों का हिसाब लगाने में भी 24 घंटे लग गए। एक 195 मौतें, 777 घायल और मलबे में लापता 120 लोग। और ये कहर सिर्फ इसलिए टूटा क्योंकि इजरायली सेना को पक्के तौर पर मालूम था कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले में शामिल हमास का एक कमांडर और उसके कुछ साथी जबालिया रेफ्यूजी कैंप में ही छिपे हुए थे। הצלנו הערב את המחבל המרצח איברהים ביארי. ביארי הוא מוביל הלחימה המרכזי בצפון הרצועה מאז כניסת כוחות צה"ל לעזה. יש לו גם חלק בטבח ב7 באוקטובר. במהלך החיסול שלו נהרגו מחבלים רבים. מחבלים ששהו יחד איתו במבנה ובאזור התת קרקע מתחת למבנה. बदला लेने की हुंकार भरते समय इजराइल को अच्छी तरह मालूम था कि हमास हर बार की तरह इस बार भी फिलिस्तीन के निर्दोष लोगों को ढाल बनाएगा। उसकी रणनीति बहुत साफ थी कि इजरायली हमले में जितने बेगुनाह मारे जाएंगे
दुनिया में उतना ही कोहराम मचेगा और इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के लोगों के दिलों में नफरत का जहर भी उतना ही बढ़ेगा। Kill more Palestinian children! 4,000 wanted हुआ भी वही। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के निदेशक क्रेग मॉकहाइबर ने तो जबालिया कैंप पर इजराइल के हमले को जातीय नरसंहार बताते हुए इस्तीफा दे दिया। He has said very openly that they knew of the concentrations of civilians there, and yet, in violation of the principle of distinction in international humanitarian law, and on the pretext of killing one combatant, wiped out the better part of an entire refugee camp, densely populated refugee camp. And I think what's been interesting in this war is the very open statement of intents. I referred in my letter. लेकिन इजराइल को अपने हमले पर कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि उसे हमास को खत्म करना है। लेकिन क्या गाजा को खंडहर बनाकर हमास को खत्म किया जा सकता है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए 9 साल पीछे चलते हैं। 8 जुलाई 2014, गाजा पट्टी, फिलिस्तीन। इजराइल और हमास की जंग तब भी इतनी ही भीषण थी। हमास ने 1 महीने पहले इजराइल के 3 किशोर उम्र के लड़कों को अगवा कर लिया था, जिनके शव मिलते ही इजराइल का खून खौल उठा। इजराइल ने तब भी कसम खाई थी कि हमास को अब मिटा दिया जाएगा। हमास को खत्म करने के इरादे से ही इजरायली सेना टैंकों के साथ गाजा पट्टी में दाखिल हुई। इजराइल के हर सैनिक को हुक्म था कि अगर कोई महिला या बच्चा भी उनके करीब आने की कोशिश करे तो उसे बेहिचक मार देना। One morning, the commander took 6 tanks. We stood in a row in front of El Burej, and he told us over the radio, "Good morning, El Burej. 3, 2, 1, fire!" And the whole tanks just fired on random buildings and random targets. Most of our shooting was random. We didn't thought about civilian casualties and moral, and some people thought it's like a shooting range. Some people thought it's fun. इजराइल और हमास की वो जंग 50 दिन बाद थमी। इस दौरान गाजा पट्टी में 2200 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें 70% महिलाएं और बच्चे ही थे। रहा सवाल हमास का, तो उसके जितने सदस्य मारे गए, उससे ज्यादा नए रंगरूट भर्ती हो गए। फिलिस्तीन के बेगुनाहों के खून से हमास को कितनी ताकत मिली, उसकी झलक हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को पूरे दुनिया को दिखा दी। Hamas is stronger. That's just a fact. I think this government is incapable of doing it unless there is a dramatic, axiomatic shift in our approach towards Palestinians. We approach towards Palestinians, they can just be controlled. We can just keep them indefinitely under military occupation, deny them rights, deny them freedoms, the same ones that we cherish for ourselves.
they don't have. And it's not about security, it's about ideology. अमेरिका में शिकागो यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी एंड थ्रेट्स प्रोजेक्ट के डायरेक्टर प्रोफेसर रॉबर्ट ए पेप को भी यही लगता है कि हमास अब रक्त बीज हो चुका है। हो सकता है कि हमास के मौजूदा सभी कमांडर्स को इजराइल खत्म कर दे, लेकिन बहुत जल्द नए रंगरूट उनकी जगह पैदा हो जाएंगे, उन्हीं खंडहरों से जो हमास को मिटाने के लिए इजराइल बना रहा है। आज हमास को मिटाने के लिए इजरायली सेना जितना आग बरसा रही है, ऐसे ही जिद 1970 और 80 के दशक में भी थी। फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि पीएलओ के उग्रवादियों को खत्म करने के लिए इजराइल कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार था। आप कह सकते हैं कि पीएलओ तो अब खत्म हो चुका है, लेकिन पीएलओ को खत्म करने के चक्कर में इजराइल ने अपने लिए नए सिरदर्द को पैदा कर लिया। इजराइल के ऐसे ही एक दुश्मन के पैदा होने की कहानी देखिए टेलीसीरीज का यह एपिसोड, जिन्नात द डार्क इनहेरिटेंस। 11 मार्च 1978, कोस्टल हाईवे तेल अवीव इजराइल। समय शाम के लगभग 7 बजे। तेल अवीव से हाइफा की ओर जाने वाले हाईवे नंबर 2 पर उस शाम कोहराम मचा था। पीएलओ यानी फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 11 हथियारबंद उग्रवादियों ने एक बस को हाईजैक कर लिया था। इजरायली पुलिस ने बस को पंक्चर करके रोका तो पीएलओ के आतंकवादियों ने बस को विस्फोटकों से उड़ा दिया। ये आत्मघाती हमला था जिसका मास्टरमाइंड था पीएलओ के फतेह गुट का कमांडर अबू जिहाद। हमले की जिम्मेदारी जिन आत्मघाती हमलावरों को सौंपी गई थी उनमें 18 साल की दलाल मुगराबी भी थी। इजराइल में कोस्टल रोड नरसंहार के नाम से चर्चित इस आत्मघाती हमले में 2 आतंकी जिंदा बचे थे, जिनसे पूछताछ में मालूम हुआ कि इस हमले की साजिश लेबनान में रची गई। सभी हमलावर भी समंदर के रास्ते लेबनान से ही आए थे। इसके बाद क्या करना है ये इजराइल की सेना को मालूम था। कोस्टल रोड नरसंहार के 33 दिन बाद 14 मार्च 1978, लिटानी, दक्षिण लेबनान। इजरायली सेना ने दक्षिण लेबनान पर हमला कर दिया, जो उन दिनों पीएलओ का गढ़ बन चुका था। इजरायली सेना पीएलओ को खत्म करना चाहती थी, लेकिन 4 दिन बाद ही संयुक्त राष्ट्र के दबाव में इजराइल को अपनी सेना वापस बुलानी पड़ी। पीएलओ को खत्म करने की कसक बची थी, जिसे पूरा करने का एक मौका 4 साल बाद खुद पीएलओ ने दे दिया। 3 जून 1982, डॉर्चेस्टर होटल, पार्क लेन, लंदन। ब्रिटेन में इजराइल के राजदूत श्लोमो आर्गोव एक रिसेप्शन पार्टी के लिए लंदन के डॉर्चेस्टर होटल पहुंचे थे। वो अभी कार से उतरे ही थे कि एक फिलिस्तीनी आतंकी ने उनके सिर में गोली मार दी। इजराइल के राजदूत पर यह हमला पीएलओ से अलग हुए अबू जिदाल गुट ने किया था, लेकिन इजराइल मान चुका था कि जब तक
पीएलओ खत्म नहीं होगा तब तक इजराइल सुरक्षित नहीं रहेगा। इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री मेनाशेम बेगिन के हुक्म पर इजरायली सेना ने पीएलओ के खिलाफ आर पार की जंग का ऐलान कर दिया। लंदन में इजरायली राजदूत पर हमले के 3 दिन बाद 6 जून 1982 टायर सिडोन, दक्षिण लेबनान। इजराइल के 60,000 सैनिक 800 टैंकों के साथ दक्षिण लेबनान में दाखिल हुए। लेबनान में पीएलओ के ठिकानों को तबाह करने के लिए इस हमले की कमान इजराइल के तत्कालीन रक्षा मंत्री एरियल शेरोन ने संभाल रखी थी। जमीनी जंग लड़ रहे सैनिकों को कवर और सपोर्ट देने के लिए इजराइल के लड़ाकू विमान और नौसेना के जहाजों को भी उतार दिया गया। पीएलओ को खत्म करने की ये जंग 3 साल चली। जंग में पीएलओ के 2000 लड़ाके मारे गए। अपने 654 सैनिकों की कुर्बानी के बाद इजराइल को समझ में आ गया कि पीएलओ को खत्म करना संभव नहीं है। 5 जून 1985 को लेबनान की सरकार के साथ समझौता करके इजराइल ने अपनी सैन्य कार्रवाई बंद कर दी। लेकिन इस जंग में दक्षिण लेबनान में जो तबाही मची, उसी से पैदा हुआ इजराइल का एक और दुश्मन हिजबुल्लाह। जुलाई 1985 दक्षिण लेबनान। लेबनान में जो लड़ाई इजरायली सेना और पीएलओ के बीच चल रही थी, उसी का फायदा उठाकर ईरान ने लेबनान के शिया चरमपंथियों को हथियार और ट्रेनिंग देकर इजराइल के खिलाफ खड़ा कर दिया। गृह युद्ध में झुलस रहे लेबनान में हिजबुल्लाह को सीरिया से भी मदद मिली। हिजबुल्लाह नाम के जिन्नात के पैदा होने की भनक तक इजराइल को नहीं लगी। हिजबुल्लाह के सक्रिय होने के बाद इजरायली सेना को गोलन हाइट्स इलाके में लेबनान बॉर्डर पर नया फ्रंट खोलना पड़ा। जहां से हिजबुल्लाह के आतंकी अक्सर इजरायली सुरक्षा बलों पर रॉकेट से हमले करते थे। हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए जुलाई 2006 में इजराइल ने एक बार फिर लेबनान पर हमला किया। 1 महीने की जंग में हिजबुल्लाह के 1100 से ज्यादा आतंकी मारे गए, लेकिन बदले में हजारों नए आतंकी हिजबुल्लाह में शामिल हो गए। आज हिजबुल्लाह के आतंकियों की संख्या 1 लाख पहुंच गई है। ईरान के पैसे, ईरान के हथियार और अरब देशों के कट्टरपंथियों के समर्थन के बूते हिजबुल्लाह अब इजराइल के लिए हमास से भी बड़ा खतरा बन चुका है। हमास को खत्म करने की लड़ाई में अमेरिका खुलकर इजराइल के साथ है। इजराइल के दर्द में अमेरिका को अपने भी पुराने जख्म नजर आ रहे हैं, जो 9 सितंबर 2001 को अलकायदा के आतंकी हमले में मिले थे। अमेरिका ने तब अलकायदा और उसके सरगना ओसामा बिन लादेन को खत्म करने की कसम खाई थी। ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने मार भी दिया, लेकिन अलकायदा का खतरा अब भी अमेरिका के सिर पर मंडरा रहा है। आतंक के खिलाफ अमेरिका की जंग का सबसे बड़ा सबक देखिए टेलीसीरीज का यह एपिसोड, शैतान द रिसर्जेंट एविल। हमास का हमला इजराइल पर हुआ, लेकिन इस बारूदी आतंक की आंच अमेरिका तक पहुंचने लगी।
3 हफ्ते तक इंटेलिजेंस इनपुट पर माथापच्ची करने के बाद अमेरिकी जांच एजेंसी FBI को अलर्ट जारी करना पड़ा। 1 नवंबर 2023, वॉशिंगटन DC, अमेरिका। Very fluid situation in the Middle East has for our homeland security. The reality is that the terrorism threat has been elevated throughout 2023, but the ongoing war in the Middle East has raised the threat of an attack against Americans in the United States to a whole nother level. FBI की आशंका के पीछे की कहानी क्या है, ये समझने के लिए इजराइल पर हमास के हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान फिर से देखिए। 11 अक्टूबर 2023, वॉशिंगटन DC, अमेरिका। People of Israel lived through one such moment this weekend. The bloody hands of the terrorist organization Hamas, a group whose stated purpose for being is to kill Jews. This was an act of sheer evil. आतंकी संगठन हमास का सरासर शैतानी कृत्य, इन शब्दों का इस्तेमाल जानते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति ने पहली बार कब किया था? कौन था अमेरिका की नजर में पहला शैतान? 11 सितंबर 2001, न्यूयॉर्क सिटी, अमेरिका। अमेरिका के इतिहास का ये सबसे बड़ा हमला था। कुछ ही देर में अमेरिकी मीडिया में खबर आ चुकी थी कि ये हमला अल-कायदा ने किया है। Holy shit, man. That's the other building. That's terrorist. That's terrorist, bro. अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने उसी दिन कसम खाई थी कि वो आतंक के शैतान को छोड़ेंगे नहीं। The search is underway for those who are behind these evil acts. I've directed the full resources of our intelligence and law enforcement communities to find those responsible and to bring them to justice. अमेरिका ने अल-कायदा नाम के शैतान को खत्म करने के लिए अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। राष्ट्रपति बुश का एक ही मिशन था, ओसामा बिन लादेन चाहिए, जिंदा या मुर्दा। वही ओसामा बिन लादेन जिसे सोवियत संघ के खिलाफ जिहाद के नाम पर अमेरिका ने ही अफगानिस्तान पहुंचाया था। जिहाद का वही जहर बाद में ओसामा बिन लादेन अमेरिका के खिलाफ उगलने लगा। लगभग 9 साल तक अफगानिस्तान और पाकिस्तान की कबीलाई इलाकों को खंडहर बनाने के बाद अमेरिका की कसम पूरी हुई। 2 मई 2010, एबटाबाद, पाकिस्तान। CIA के एक टॉप सीक्रेट ऑपरेशन के बाद अमेरिकी नौसेना के सील कमांडो ने ओसामा बिन लादेन को मार गिराया। ग्लोबल आतंक का सबसे खूंखार चेहरा खत्म हो गया, लेकिन अल-कायदा खत्म नहीं हुआ। अमेरिका का शैतान रूप बदलकर पूरी दुनिया में फैल गया। सात जुलाई 2005, लंदन। अमेरिका जब अल-कायदा और ओसामा को अफगानिस्तान में खत्म कर रहा था, उसी दौरान अल-कायदा के आतंकियों ने लंदन में मेट्रो ट्रेन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को निशाना बनाया, जिसमें 52 लोग मारे गए।
1 अक्टूबर 2005, बाली, इंडोनेशिया। लंदन को दहलाने के 3 महीने बाद अल-कायदा के आतंकियों ने इंडोनेशिया के बाली द्वीप में धमाका किया, जिसमें 5 विदेशी पर्यटकों समेत 20 लोग मारे गए। जनवरी 2015, पेरिस, फ्रांस। ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद चर्चित कार्टून पत्रिका शार्ली एब्दो के ऑफिस पर हमला भी अल-कायदा ने ही किया था। दिसंबर 2019, पेंसाकोला, फ्लोरिडा, अमेरिका। (9/11) के आतंकी हमले के बाद अपनी आंतरिक सुरक्षा चाक चौबंद करने का दावा करने वाले अमेरिका के पेंसाकोला नेवल बेस पर यह आतंकी हमला भी अल-कायदा ने ही किया था। ये घटनाएं इस बात की मिसाल थी कि अल-कायदा अब कोई आतंकी गिरोह नहीं है, बल्कि ये जिहाद की विचारधारा में तब्दील हो चुका है। Al-Qaeda's ecosystem in particular are electrified by the return of the Taliban, by the fact that the Taliban has prevailed against the United States. They see it as their own victory because they have supported, they've seen the Taliban insurgency against the US as a key component of their platform. अल-कायदा के लिए कोई देश मायने नहीं रखता। उसके आतंक का एक ही कायदा है, पूरी दुनिया में इस्लामिक शासन, और यही मकसद हमास का भी है। हमास के सदस्यों के दिमाग में भी यही जहर भरा हुआ है कि पूरे इजराइल को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। अमेरिका की डर की वजह भी यही है कि हमास के समर्थन में अल-कायदा और उसके सहयोगी संगठनों के टारगेट पर अमेरिका भी हो सकता है। इजराइल ने पीएलओ को खत्म करना चाहा तो उसकी प्रतिक्रिया में हिजबुल्लाह और हमास जैसे संगठन पैदा हो गए। इन संगठनों को समर्थन मिला क्योंकि अपने आतंकी हमलों को भी उन्होंने विचारधारा और धर्म की लड़ाई का चोला पहना दिया था। ओसामा के आतंकी संगठन अल-कायदा ने भी यही किया। अमेरिका अल-कायदा नाम के जिस शैतान को मारने चला था, उसी जंग से पैदा हुए एक आतंकी संगठन की कहानी आप देखिए हमारा यह एपिसोड दरिंदा, शॉकर्स ऑफ ह्यूमैनिटी। 2 अगस्त 1990, कुवैत। पहला खाड़ी युद्ध। अमेरिका की अगुवाई में संयुक्त राष्ट्र के 42 सदस्य देशों ने इराक पर हमला कर दिया। तात्कालिक वजह थी कुवैत को इराकी कब्जे से छुड़ाना, लेकिन असल वजह यह थी कि शीत युद्ध के दौरान इराक खुलकर सोवियत संघ के साथ था। इजराइल फिलिस्तीन जंग में भी इराक का समर्थन फिलिस्तीन को था। इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन को सबक सिखाने के लिए ही खाड़ी युद्ध शुरू हुआ था। जिसमें अमेरिका की जीत हुई और यहीं से अमेरिका और ओसामा बिन लादेन की दुश्मनी भी शुरू हो गई। अफगानिस्तान से सोवियत संघ की सेनाओं की वापसी के बाद ओसामा बिन लादेन के सिर पर ग्लोबल जिहाद का भूत सवार था और इराक पर अमेरिका के हमले ने उसे बहाना दे दिया। ओसामा बिन लादेन और अल कायदा की ग्लोबल दहशतगर्दी का दौर उसी के बाद शुरू हुआ।
पहले खाड़ी युद्ध के 12 साल बाद 20 मार्च 2003 इराक। अल-कायदा और उसामा बिन लादेन को अफगानिस्तान में खत्म करने की जंग अभी चल ही रही थी कि अमेरिका ने एक बार फिर इराक पर हमला कर दिया। इस बार अमेरिका को शक था कि इराक ने रासायनिक हथियारों का जखीरा तैयार कर लिया है, जिससे अरब देशों को खतरा है। इराक में सद्दाम हुसैन की सेना को अमेरिका ने 6 हफ्तों की लड़ाई के बाद हरा दिया। सद्दाम हुसैन को भी पकड़ लिया गया। इराक से सद्दाम की तानाशाही का अंत हो गया, लेकिन इसी युद्ध के साइड इफेक्ट के तौर पर पैदा हुआ अमेरिका का नया सिरदर्द अबू बकर अल बगदादी। अबू बकर अल बगदादी भी ओसामा का ही शागिर्द था। इराक पर अमेरिका के हमले के समय वो अल-कायदा की इराक यूनिट का सरगना हुआ करता था। फरवरी 2004 में अमेरिका ने उसे इराक के फालुजा में पकड़कर अबू गरीब जेल में बंद कर दिया। करीब 2 साल बाद बगदादी अमेरिका की कैद से आजाद हुआ। तब तक अमेरिका के शैतान ओसामा बिन लादेन का ये शागिर्द आतंक का सबसे बड़ा दरिंदा बन चुका था। दुनिया के हर आतंकी संगठन का विस्तार प्रचार तंत्र के सहारे ही होता है, चाहे अल-कायदा हो, हमास या फिर कोई भी संगठन। सबके सरगना यही प्रचार करते हैं कि उन पर, उनके लोगों पर अत्याचार हो रहा है और अत्याचार के खिलाफ जिहाद के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अबू बकर अल बगदादी ने भी मुस्लिमों पर अमेरिका के अत्याचार का वास्ता देकर अपना आतंकी गिरोह बनाया। इराक में अमेरिका के हमले से बेघर, बेरोजगार और यतीम हुए लोगों की फौज उसके पीछे खड़ी हो गई। साल 2014 आते आते इराक और सीरिया के सीमावर्ती इलाकों पर बगदादी के आतंकियों का कब्जा हो चुका था। 29 जून 2014 को बगदादी के आतंकी संगठन ISIS यानी इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया ने मोसुल, तिक्रित, अलेप्पो, राक्का समेत इराक और सीरिया के कई प्रांतों पर कब्जा करके उसे इस्लामिक देश घोषित कर दिया। ISIS ने अपनी करेंसी जारी कर दी और बगदादी बन गया इस्लामिक स्टेट का पहला खलीफा। बगदादी को 27 अक्टूबर 2019 को अमेरिका ने मिसाइल हमले में सीरिया के बारिशा गांव में मार गिराया। ISIS के तमाम ठिकानों को ड्रोन और मिसाइल हमलों से तबाह कर दिया। लेकिन इस्लामिक स्टेट का जो बीज बगदादी ने बोया था, तब तक उसकी जड़ें इराक और सीरिया से बाहर तक फैल चुकी थी। आज ISIS का जाल इराक, सीरिया, लीबिया, यमन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नाइजीरिया तक फैल चुका है। अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और भारत में ऐसे दर्जनों लोग पकड़े जा चुके हैं जिनके दिमाग में जिहाद के बगदादी मॉडल का जहर भरा हुआ है।